हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वीडियो है बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मैथमेटिक्स फोर्थ का। तो सिविल ब्रांच को छोड़ के बाकी ब्रांच के जो बच्चे मैथमेटिक्स फोर्थ पढ़ रहे हैं उनके लिए है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। बेसिकली हम यूज करेंगे यूज ऑफ वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। इसकी जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं जिसमें हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के बारे में डिस्कस किया है, उसमें आपको 2 इक्वेशन हमने लेकर के वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड का यूज करके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का यूज करके उनका सोल्यूशन निकालना है। आपका होम असाइनमेंट रहेगा कि आप वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जैसे कि बाकी 2 किए गए हैं। तो प्लीज उसको आप जरूर करिए क्योंकि उसका यहाँ पर यूज है और बिल्कुल सिमिलर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल के हेल्प से हम देखते हैं कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में वेव इक्वेशन कैसे यूज करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एट एंड फिक्स्ड एट 2 ends at L apart। L मतलब उसकी लेंथ दी गई स्ट्रिंग की। The equation of motion will be del 2u upon del t square equals to c square del 2u upon del x2 by displacing the string in the form u equals to a sin pi x by L, from which it is released at a time t equals to 0. Show that the displacement of any point at a distance x from one end at time t is given by u x t a sin pi x by L cos pi c t by L। ये इक्वेशन आपको शो करके दिखाना है। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जैसे आपने कोई स्ट्रिंग ले लिया, इलास्टिक स्ट्रिंग, उसको टाइटली स्ट्रेच करके 2 एंड पे फिक्स कर दिया। एक एंड को हमने ओरिजिन 0 पे फिक्स किया, दूसरे एंड को पॉइंट ए पर फिक्स किया। उसकी पूरी डिस्टेंस एल हो जाएगी। यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 0 और ए एंड पे पहुंचेंगे तो स्ट्रिंग की डिस्टेंस जो है एल हो जाएगी। अब आप सपोज करो कि एक एंड ऐसे फिक्स करके 2 एंड पे किसी स्ट्रिंग को अगर आप ऐसे पकड़ के खींच के छोड़ देते तो वाइब्रेट करने लगेगा, इसीलिए उसको बोला गया है इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो वाइब्रेट करने लगेगा तो उस वाइब्रेशन का खाली अपर पोर्शन, हमें अपर हाफ पोर्शन लेना है, इसलिए ओ से ए तक दिखाया गया। खाली इसी के लिए स्टडी करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस आपको एल दी गई है। ये जो वाइब्रेट अप एंड डाउन करेगा उसी वाइब्रेशन को हमने यहाँ पे कंसीडर किया। इधर यू ले लिया है, इधर एक्स ले लिया है, और ये हमें पता होना चाहिए u इज द डिस्प्लेसमेंट और वो x और t का फंक्शन है। x और t, x मतलब कितनी लेंथ वो ट्रेवल करेगा, ऑब्वियस x इक्वल्स टू 0 to x इक्वल्स टू l के बीच में फिक्स है, और t टाइम पर, क्योंकि जब वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बार-बार अप एंड डाउन इस तरीके से वाइब्रेट करेगी तो t टाइम पे उसका क्या पोजीशन होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके बारे में हमें बात करनी है। इसीलिए इसको इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कहते हैं। और आप देख सकते हैं जब 2 फिक्स एंड पे स्ट्रिंग को आप ऐसे पुल करके छोड़ दिए तो वाइब्रेट करने लगेगा तो वो वेव फॉर्म करेगा, इसीलिए यहाँ पर वेव इक्वेशन का यूज किया जा रहा है। और देखिए आप अगर इसको भी ध्यान से देखेंगे तो del 2u upon del t square equals to c square del 2u upon del x2 ये वेव इक्वेशन ही है। आपको बताया गया है जब क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे थे कि वेदर इलिप्टिकल, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक, तो उसमें मैंने ये इक्वेशन लिखा था। तो इसीलिए ये हमें पता चल गया कि जब भी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का प्रॉब्लम आएगा तो आपको हमेशा वेव इक्वेशन लेना है। तो ये पहला पॉइंट इसमें याद करने वाला यही है कि आपको हमेशा इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में वेव इक्वेशन कंसीडर करना है। तो मान लिया कि ये जो स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा वो वेव बनाएगा, वेव फॉर्म करेगा, जिसका इक्वेशन ये। हर केस में वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एक ही पॉइंट का आएगा, वेरिएबल वाला एक ही आएगा। तो आपने del 2u upon del t square equals to c square del 2u upon del x2 लेना है। u is the function of x and t, कई बार u की जगह y दिया रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, y is also a function of x and t। x डिस्प्लेसमेंट, t टाइम हो गया, ठीक है। x डिस्टेंस कह लीजिए एक एंड से, मतलब आप लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करेंगे बिकॉज स्ट्रिंग की लेंथ l है। तो x इक्वल्स टू 0 यानी ओरिजिन, x इक्वल्स टू l का मतलब दूसरा एंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। c यहाँ पर जो दिया गया दैट इज द कांस्टेंट। c स्क्वायर क्यों यूज होता है, वो वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन में होता है, इसलिए उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कोई कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट ही होता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। c इज कांस्टेंट। तो ये हमारा वेव इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट यूज करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, u(xt) इज द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t और u0t कंडीशन, u0t पे 0, मतलब आप देख लो जब डिस्टेंस x इक्वल्स टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 है। इस एंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, इसलिए एक कंडीशन ये हो गई। ult मतलब दूसरे एंड पे आ जाए, x इक्वल्स टू l आ जाए, और t दूसरा एंड भी फिक्स है ना, तो एट फिक्स्ड एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ना, डिस्प्लेसमेंट तो बीच के पार्ट में हो रहा है, दोनों एंड पे तो टाइटली फिक्स्ड है, तो दोनों एंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ये x इक्वल्स टू 0 यानी पहला वाला सिरा दिया हुआ o वाला, और x इक्वल्स टू l रखा गया यहाँ पे
एल मतलब आफ्टर एल लेंथ, यानी दूसरा स्ट्रिंग का दूसरा सिरा, वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इसलिए ये भी जीरो लिखा गया। ये कंडीशन आगे हम यूज करेंगे। वेलोसिटी इज जीरो एट टी इक्वल्स टू जीरो, मतलब जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, जब हम काउंटिंग स्टार्ट नहीं करें, वाइब्रेशन स्टार्ट ही नहीं किया, तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू जीरो। ये कंडीशन जो आपको यहाँ पे बताई जा रहा है वो सारे यूज करनी है। डेल यू अपॉन डेल टी एट टी इक्वल्स टू जीरो इज जीरो होगा, और यू एक्स टी, टी की वैल्यू जीरो रखने पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए साइन पाई एक्स बाई एल होगा। अब आप बोलेंगे ये कहां से लिख दिया, ये मैंने नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे यू इक्वल्स टू ए साइन पाई एक्स बाई एल दिया हुआ है, कब, एट टी इक्वल्स टू जीरो, जब टी इक्वल्स टू जीरो से रिलीज किया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट इतना पहुंचता है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का जनरल एक्सप्रेशन टी टाइम पे फाइंड करना है कि इतना आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने लिख लिया। यू एक्स जीरो इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, आप इसको बोल सकते हैं कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है जब तुरंत स्ट्रिंग को जस्ट पुल किया गया, तुरंत और छोड़ दिया गया। तो स्टार्टिंग जब इनिशियली बिल्कुल स्टार्ट करते हैं उस वक्त डिस्प्लेसमेंट ये मानेंगे, आफ्टर टी टाइम ये डिस्प्लेसमेंट होगा जनरल फॉर्म, वो प्रूव करके हमें दिखाना। तो कैसे आएगा हम लोग आगे देखते हैं, ओके। अब उसके बाद नाउ वी नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन 1, वेव इक्वेशन 1 ये जो है डेल टी अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टी अपॉन डेल एक्स टू, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये आएगा। आप जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करेंगे तो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन यही मिलेगा आपको, इसलिए इसको आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने डायरेक्ट यूज किया। आप मेथड यूज करके वेव सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के देखेंगे तो यही आएगा। C1 C2 C3 C4 आर द कांस्टेंट। अब हमारा टारगेट क्या है, यहीं से आंसर निकलेगा, ये कि हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइनली ये बनेगा UXT। बट इसमें जो C1 C2 C3 C4 है उनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ओके। नाउ पुटिंग इसी इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0, तो u 0 की वैल्यू 0 दिया गया, इनिशियल कंडीशन सारे अब यूज करेंगे। x इक्वल्स टू 0 पर 0 है u की वैल्यू, x इक्वल्स टू l पे भी 0 है, तो जैसे यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू u की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ C1 बचेगा, sin में 0 आ जाएगा, और ये पार्ट एज इट इज बचेगा बिकॉज इसमें कहीं x नहीं है। तो C1 इंटू दिस, अब ये प्रोडक्ट आ गया तो C1 इंटू दिस, ये वाला पार्ट 0 नहीं होगा तो C1 0 होगा, तो यहाँ से C1 0 आ गया, और ये वैल्यू वापस यहाँ रख देते हैं, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, C2 sin px और बचा हुआ पार्ट बचेगा। अब C1 का एलिमिनेशन खत्म, C2 C3 C4 का एलिमिनेशन बाकी है, ओके। अब इसके लिए इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डेल u बाई डेल टी निकालेंगे। क्यों, क्योंकि डेल u बाई डेल टी का भी एक कंडीशन हमारे पास दिया गया है u इक्वल्स टू 0 वाला, ये कंडीशन यूज करने के लिए, इसीलिए उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं किसके रेस्पेक्ट में है, t के, ये इसमें t का कोई फंक्शन है, यहाँ पर है, cos का माइनस साइन cp बाहर आ जाएगा और t आ जाएगा, माइनस साइन cpt और cp साथ में आ जाएगा, देख सकते हैं माइनस c3 cp साइन cpt, साइन का cos cpt आ जाएगा और cp बाहर आ जाएगा c4 के साथ, तो cp cos cpt आ गया, ये इक्वेशन मिल गया। अब एट t इक्वल्स टू 0 ये वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, कंडीशन देखिए t इक्वल्स टू 0 पे ये वैल्यू 0 ले सकते हैं, तो जहां जहां t है वहां 0 रख देंगे, sin 0 0 बन जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो c4 इंटू cp, और ये आपका पूरा 0 हो गया, यहाँ बचेगा c2 sin px। तो आप देख सकते हैं c2 c4 cp, ये sin px और cos cpt। अब आप देख सकते हैं ये जो वाला पार्ट है वो 0 नहीं होगा, ये वाला पार्ट आपका 0 हो सकता है, तो C2 CP C4 इंटू CP इक्वल्स टू 0 हमने ले लिया। ये P कहां से आया होगा, वो सोल्यूशन जब आप निकालेंगे वेव इक्वेशन का बाय मेथड ऑफ सेपरेशन, तो P वहां से मिल जाएगा, जो हम लोग मानते नहीं है, पहला वेरिएबल इक्वल्स टू दूसरा वेरिएबल इक्वल्स टू माइनस P स्क्वायर, वहां से ये P मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो C2 CP C4 CP इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से C2 इक्वल्स टू 0 लेने पे क्या होगा जरा सोचते हैं। अगर हमने C2 इक्वल्स टू 0 ले लिया, अब हमारा सोल्यूशन फाइनली ये बचा है, क्योंकि C1 0 हो चुका है। अगर C2 यहाँ पे, क्योंकि C2 भी 0 हो सकता है, C4 भी 0 हो सकता है, CP भी 0 हो सकता है, तो C2 0 हम क्यों नहीं लेंगे उसको जरा देखते हैं। इफ वी कंसीडर C2 एज अ 0, तो 0 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करते हैं तो पूरा टर्म ही 0 आ जाएगा, तो इसका 0 सोल्यूशन मिलेगा। 0 सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं, लेकिन क्या हमें डिस्प्लेसमेंट 0 दिखाना है? नहीं, हमें डिस्प्लेसमेंट a sin pi x by l cos pi ct by l दिखाना है, 0 नहीं दिखाना है। ये डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, इसीलिए C2 हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें प्रूफ करना है, तो C2 0 नहीं होगा, तो C2 0 होने पर सोल्यूशन ये 0 हो जाएगा, दैट इज 0 सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, जो कि नहीं लेना है। इसलिए हमें क्या लेना है, C4 0 लेना है, C4 0 रखेंगे। अब जब C4 0 मिल गया तो यहाँ C4 की वैल्यू रख दिया, जब C4 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ हट जाएगा, तो C2 C3 sin px cos cpt आ जाएगा। तो आप देख लीजिए u इक्वल टू आपको मिल जाएगा C2 C3 sin px cos cpt मिल जाएगा। अभी भी हमारे पास C2 और C3 बच रहे हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करें, तो अब देखते हैं। दूसरी एक कंडीशन बाकी थी,
एट पॉइंट ए पर यानी दूसरे इंड पर जब x इक्वल टू एल रखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये आप ध्यान रखिए फिक्स इंड है दोनों, तो दोनों इंड पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो ए पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा यानी u की वैल्यू जीरो होगी। तो u की वैल्यू जीरो रखेंगे कब, दूसरे इंड पर, इस वाले कंडीशन में जब u इक्वल टू जीरो रखा, कब जब x इक्वल टू एल रखा, तो जहां x है वहां l रख देंगे और ये जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जीरो c2 c3 sin pl cos cpt आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है हमारा ये और cos cpt ये सब जीरो के बराबर है। c2 c3 जीरो हो सकता है, sin pl जीरो हो सकता है, cos cpt जीरो हो सकता है। तो स्टूडेंट यहां से जरूर याद रखना कि जब लास्ट कंडीशन हम यूज करते हैं तो हमेशा इसलिए करते हैं कि हम लोग यहां से p की वैल्यू निकाल सके। क्यों, क्योंकि p यहां पर भी आर्बिट्रेरी लिया हुआ था। जब मेथड ऑफ सेपरेशन यूज करेंगे तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर भी कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। तो लास्ट कंडीशन जब x इक्वल टू एल वाली यूज करेंगे यानी सेकंड इंड पर यूज करेंगे तो हमेशा वहां से p की वैल्यू निकालने की कोशिश करिएगा। तो sin pl इक्वल टू जीरो मिल जाएगा और आपको sin pl इक्वल टू जीरो तो आपको पता होगा, मैं लिख देता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास sin कुछ भी कोई एंगल, जैसे मान लीजिए अल्फा x इक्वल टू जीरो दिया है, तो इसका मतलब आपको पता है कि अल्फा x की वैल्यू हम n पाई लिख देते हैं, क्योंकि साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, n की वैल्यू कोई भी इंटीजर लो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर लो, इंटीग्रल -1 -2 -3 या +1 +2 +3 कुछ भी ले, तो उसी बेसिस पर आप देख सकते हैं यहां से यूज किया sin pl इक्वल टू जीरो, तो pl इक्वल टू n पाई मिल जाएगा और p की वैल्यू निकालेंगे n पाई बाई l। n क्या है 1 2 3 या -1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब ये वैल्यू वापस से हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास जो u का इक्वेशन मिल जाएगा u इक्वल टू c2 c3 sin n पाई x बाई l x cos, ये सारी वैल्यू मिल गई। बट ये हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अभी भी इसमें c2 c3 और sin n ये यूज है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका कंपैरिजन जो करेंगे गिवन इक्वेशन से, हमारे पास जो भी गिवन इक्वेशन दिया था, ये तो हमें फॉर्मेट लाना है, ये जो फॉर्मेट है ना ये लाना है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें t इक्वल टू जीरो यूज करना है। क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन अभी हम लोगों ने यूज नहीं किया, ये डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन t इक्वल टू जीरो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि t इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो अब इस कंडीशन को यूज करेंगे। तो नाउ पुटिंग t इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 8, हमने यहाँ पर सॉरी 7 8 क्यों लिखा, कम हमें एक्चुअल में यही आंसर लाना, बट आएगा कहां से वो अभी हम देखेंगे। तो इक्वेशन 8 में t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो इक्वेशन 8 में t इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद स्टूडेंट हमें जो मिलेगा उसको हम कंपेयर करेंगे जो इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। इफ वी आर पुटिंग t इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 8, पुटिंग सॉरी 7, t इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 7 वी गेट, अब आप देख सकते हैं जब t इक्वल टू जीरो लेंगे तो u की वैल्यू a sin पाई x बाई l हो रही है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ये a sin पाई x बाई l, पाई x बाई l आ गया, ये u की वैल्यू कब, जब t इक्वल टू जीरो। तो हमने रखना किसमें, हमें इस इक्वेशन रखना 7 में, तो u के प्लेस पर ये वैल्यू आ जाएगी a sin पाई x बाई l इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू c2 c3 sin n पाई x बाई l, और अगर t इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आप देख लीजिए cos t की वैल्यू जीरो, ये पूरा 1 हो जाएगा, cos 0 1 तो इंटू 1 हो गया। अब यहां से अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं sin के साथ क्या मल्टीप्लाई a इंप्लाइज दैट आपको c2 c3, इधर sin के साथ क्या मल्टीप्लाई c2 c3, तो c2 c3 इज इक्वल टू आपको मिल गया a की वैल्यू। ओके, दूसरी चीज साइन का क्या ये फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, नहीं, पाई एक्स बाई एल और यहाँ पे n पाई एक्स बाई एल है, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, ये डेटा आप किसके लिए कंपेयर किए, c2 c3 a किसके बराबर, किसके लिए कंपेयर हुआ, जब n इक्वल टू 1 था। n इक्वल टू 1 का मतलब a की वाइब्रेशन के लिए कंसीडर हो रहा है, मींस जो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग बनाए थे, जब आप इसको खींच के छोड़ देंगे तो खाली एक वाइब्रेशन अपर हाफ वाले पोर्शन की बात करें, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 यूज करें, इसलिए n की वैल्यू 1 रखा। अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू 1 और c2 c3 की वैल्यू इक्वेशन 7 में रख देना, जो प्रूफ करने को दिया गया था वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं हम लोग अभी ये वैल्यू रख के इसमें क्या आता है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 c2, नाउ पुटिंग the value of c2 c3
इक्वल्स टू a and n is equals to 1 in equation 7th, तो आपको मिल जाएगा u is equals to u is the function of x and t, तो अंडरस्टूड है, वो लिखे या ना लिखे कोई इशू नहीं है। c2 c3 की वैल्यू a आ गई, साइन n की वैल्यू 1 रखना है जहां जहां पहले से, तब जबकि n इक्वल्स टू 1 लेंगे तभी ये दोनों इक्वल आएगा। तो साइन पाई एक्स बाई एल इंटू यहां पे आपको मिल जाएगा कॉस सी पाई, बिकॉज n की वैल्यू 1 रखनी है, सी पाई बाई एल टी आ जाएगा यहां पर, और आप देख सकते हैं यही आपको पाई सी टी एन प्रूव करना था। आप देख सकते हैं कि एट एनी टाइम टी द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट इसी बेसिस पर एक होम असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंडीशन चेंज हो जाएगी, सेम क्वेश्चन बस कंडीशन बदल जाएगी। सॉल्व द इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग सेम इक्वेशन रहेगा, del 2u अपॉन del t स्क्वायर, del 2u अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2u अपॉन del x2। कंडीशन है आपकी u 0 t इज इक्वल टू u, ये गिवन कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। u दूसरे इन पे जब x की वैल्यू l ली जाए t इज इक्वल टू 0 आएगा, एंड दूसरी कंडीशन है u अब t के केस में x t की वैल्यू जब 0 रखें तो कोई फंक्शन लेना है, एक fx अपने आप से फंक्शन लेना है जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, एंड del u by del t at t is equals to 0 is also 0। सेम क्वेश्चन है, वही वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, लेंथ l है, कंडीशन बदल दिया है। जहां पर आपको a साइन पाई एक्स बाई एल दिया था वहां पर fx दे दिया, और del u by del t की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 दे दिया। तो सॉल्व करके बताइए, ये सिंपली स्ट्रिंग का इक्वेशन, वेव इक्वेशन, ये सारी कंडीशन लगा करके आपको सॉल्व करके बताना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t u की वैल्यू क्या होगी, u x t क्या होगा। जैसे यहां पर आपने प्रूव करके दिखाया ना कि u x t इक्वल्स टू a sin pi x by l into cos c p t अपॉन l हो जाएगा। तो उसी तरह t टाइम पर इस कंडीशन के लिए क्या होगा। अब देखिए लास्ट कंडीशन जब t इक्वल्स टू 0 कंपेयर करेंगे यहाँ पर ये वाली कंडीशन, तो u की वैल्यू a sin pi x by l की जगह आप रखेंगे fx, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधा सीधा fx, जो c2 c3 होगा वो fx के इक्वल हो जाएगा। ये हिंट मैंने दिया, तो स्टूडेंट इसके बेसिस पे आप वेव इक्वेशन सॉल्व करना, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे हीट इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।